Namaskar students, so welcome again with this chapter number 2 from your political science section, federalism. Fine. In last lecture I have explained about the threefold distribution of power between union and state government. Fine. Union and state government, in which we have discussed about the union list, then state list and concurrent list. I hope you all are familiar with the all list. So first I am revising all list about the first union list. The union list include the subject of national importance such as defense, foreign affairs, banking, communication and currency. These all subjects are included in the union list. Now about the state list. The state list includes subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigations are related to the subject which are very important for the particular state. Third was the concurrent list. These subjects are related to the interest both union government and state government. And if in case of conflict, the law made by union government shall have the प्राइमेसली ओवर द स्टेट लॉ. यानी कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई भी विवाद होता है या किसी इशू कोई इशू क्रिएट होता है या दोनों किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए राजी नहीं होते, तो उस कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके डिसीजंस को प्रिविलेज दिया जाएगा. फाइन. लास्ट एक हमने पढ़ा था रेज्यूडरी सब्जेक्ट. ठीक है. व्हाट वाज द रेज्यूडरी सब्जेक्ट? Residuary subjects. Now these subjects which are not mentioned in the constitution, when constitution was formed, these subjects are the newly generated subject. The union government has power to make law and subjects are not include any of these list. यार ये जो तीनों लिस्ट में नहीं आते है ना तो यूनियन लिस्ट में आ रहे, ना स्टेट में, ना ही कॉन्करेंट में. ये न्यू सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, इंटरनेट जो है हमारा जो नया सब्जेक्ट, इट वाज केम इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक द लॉ. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशल पावर ऑफ द जम्मू कश्मीर. इसको भी हम करेंगे कि हमने पढ़ा था जो कुछ पावर है, स्पेशल पावर्स जो है वो किसको दिए जाते हैं, किसी स्टेट्स को. फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ पावर. सो स्पेशली होल्डिंग टुगेदर है ना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सब स्पेशल पावर्स होते हैं. इसमें हमने एग्जांपल किया था जम्मू एंड कश्मीर का. फाइन. सो उसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे. इट हैज़ ओन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या क्या प्रिविलेजेस थे, अभी नहीं है, जो 370 वो हट चुका है. पहले क्या क्या प्रिविलेजेस थे. इट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था. Many provisions of Indian constitutions are not applicable to this state without the approval of the state assembly. यानी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की कई ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर अप्लाई नहीं होती थी, उसके लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, वहाँ की स्टेट असेंबली की परमिशन. ये प्रिविलेजेस बताए जा रहे हैं, स्पेशल राइट्स. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or houses here. जो वहाँ की रेजिडेंट नहीं है, जो वहाँ के रहने वाले नहीं है, इंडिया का कोई भी पर्सन वहाँ जाकर ना तो कोई लैंड खरीद सकता है और ना ही वहाँ पर परमानेंटली सेटल हो सकता है. तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे. Now union territories do not have power to state and central government has special power to governing the union territory. अब हम बहुत बार सुनते हैं यूनियन टेरिटरीज है. हमारे इंडिया में कितने 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो एक बात बताइए, यूनियन टेरिटरीज होती क्या है ना, सबसे पहला क्वेश्चन. सो अबाउट द यूनियन टेरिटरीज, these एरिया आर टू स्मॉल. ये छोटे एरिया होते हैं, बहुत छोटे एरिया, टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट. जो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाए जा सकते. स्टेट बड़े होते जोग्राफिकली भी और जो पॉपुलेशन वो भी ज़्यादा होती है. तो these area means union territories. We are talking about the union territories. Area are too small to become an independent state. तो independent state बन सकते हैं, but they could not be merged with any of the existing state. ना तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन सकते, ना ही वो किसी स्टेट के साथ मिलने के लिए तैयार है. ठीक है. दो सिचुएशन आ गई.
So these area are called union territories. अब ऐसे एरिया डायरेक्ट किसके अंडर में होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं. अब देखिए हरियाणा ले लीजिए, आपका दमन दीव है, नीचे आइए पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, ऊपर अभी 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी हमारी, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये तो फिर भी थोड़ा बड़ा है. तो ये ऐसे एरियाज है, ना तो किसी स्टेट का पार्ट बनने के लिए तैयार है, ना ही वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए एप्लीकेबल है. तो ऐसे स्टेट्स क्या कहलाएंगे, ऐसे एरियाज क्या कहलाएंगे, यूनियन टेरिटरीज. क्लियर है इतना? Now next questions come in the sense the power sharing arrangement provided by the constitution is difficult to change. जो भी power sharing constitution ने की है उसको change करना बहुत ही मुश्किल है. Any change it has to be first passed by the both houses. पहले तो ये किसके पास होगा, दोनों houses जो है पार्लियामेंट के, with at least 2/3 of the majority. 2/3 जो majority है, इससे अगर कोई लॉ पास होता है तो उस पर चेंजेस पॉसिबल है. किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में. अभी जैसे किया गया, जम्मू कश्मीर का स्पेशल राइट ले लिया गया, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरीज में. तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है. देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स टू एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट. और इसके अलावा जो कम से कम हाफ जो है स्टेट्स है उस चीज़ के लिए एग्री होने चाहिए. ना रोल ऑफ द जुडिशरी. अब इसमें जुडिशरी का क्या रोल है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी. हमने स्टार्टिंग में फीचर्स किए थे, उसमें आया था जुडिशरी, रोल ऑफ जुडिशरी हमने किया था. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का या 2 स्टेट्स का, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कौन सॉल्व करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट. तो जुडिशरी का क्या रोल है ना. It plays an important role to the overseeing the implementation of the constitution provision and prosecutor. उसका मेन वर्क क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी प्रोविजंस हैं उसे अच्छे से अप्लाई किया जा रहा है या फिर नहीं, उसको लुक आफ्टर करना किसका काम है, जुडिशरी का. फाइन. In case of any dispute between the center and state regarding to division of power, High Court, Supreme Court have right to the एडजुडिकेशन. अगर उनको ऐसा लगता है तो वो इंटरफियर कर सकते हैं. कौन, जुडिकल सिस्टम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कम टू द हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस, किस तरह से प्रैक्टिस किया गया. जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है बुक का उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द लिंग्विस्टिक स्टील. हमारी इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, इतनी सारी लिंग्विस्टिक है ना, जो भाषा के आधार पर डिवाइड किए गए. अभी भी हमारी कंट्री में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. तो किस तरह से एक फेडरलिज्म, किस तरह पावर शेयरिंग की गई उनके बीच में, उसी के बारे में. द न्यू स्टेट वर क्रिएटेड लिंग्विस्टिक बेस इन द 1947 फॉर रिकॉग्नाइजिंग लिंग्विस्टिक कल्चर डिफरेंस इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री. 1947 के बाद क्रिएट होना शुरू हुए. द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज यूनाइटेड द कंट्री, हैज द एडमिनिस्ट्रेटर ईजियर. अभी कहीं ना कहीं जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो सभी को डर था कि अगर हमने लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट बनाया तो हमारी जो यूनिटी वो क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी, हम फिर से डिवाइड हो जाएंगे. जैसे ऑलरेडी हम डिवीज़न देख चुके थे पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और आज का. तो कहीं ना कहीं तो लैंग्वेज की पॉलिसीज़ क्या रही. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिसी. कौन सी पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी. What was the language policy adopted by the India after independence? So first is Hindi is the official language of Union of India. सिर्फ official language है हमारी इंडिया. 21 languages are recognized as a scheduled language by the Constitution. हमारी कंट्री में 21 languages जो है इंक्लूडिंग हिंदी यानी 22 हो गई. इतनी languages को अथोराइज किया गया है. Examinators of the central government posted many taken by the candidate if any scheduled language. अब इन 22 languages में है ना, ध्यान से सुनेंगे. 22 languages हैं. These 22 languages में कोई भी इंडिया का कोई भी पर्सन जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है वो इनमें से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है. उसकी लिबर्टी उसे मिलेगी, यानी उसके लिए अरेंजमेंट किया जाएगा. अगर 22 लैंग्वेजेस में से वो कोई भी लैंग्वेज जानता है तो उसी में उसका पेपर आएगा.
ईच स्टेट हैज़ ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर स्टेट को ये फ्रीडम दी गई कि वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकता है। जैसे आप देखेंगे पंजाबी है, कहीं पर गुजराती है, तो हर स्टेट को ये राइट दिया गया ताकि वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट कर सके। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज सपोर्टेड टू द डिसकंटिन्यू इन द 1965. However, due to the opposition by the non-Hindi speaking state, both English and Hindi are being continue for the official purpose. अब देखिए यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वहाँ आई जहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती थी। पहले इंग्लिश को एक सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में रखा गया, बट उसको प्रोटेस्ट किया गया उन एरियाज में जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, तो वहाँ इंग्लिश को कंटिन्यू रखा गया सपोर्टिव लैंग्वेज के रूप में। इस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी है। नाउ वी विल डिस्कस दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। So students, let's start this chapter according to your book Federalism, in which we have discussed about the definition and what is the key features of the federalism, and then we have discussed about the types of federalism, coming together and holding together. After that, I will explain you about the threefold distribution of powers, in which the union list we have discussed, state list के बारे में हमने किया है ना, state list, which subjects came into the state list, and last was the concurrent list. So, and last which we have discussed about the residuary subjects. So let's continue our chapter. इसके आगे से हम start करेंगे. We noted about the most federation that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Holding together सभी को equal powers नहीं दिए गए हैं. Thus all state in the Indian unions do not have आइडेंटिकल्स पावर्स. यहाँ पे आइडेंटिकल्स पावर्स किसी के पास नहीं भाई. पर्टिकुलर पावर्स, आइडेंटिकल पावर्स से यहाँ पे मतलब है कि पावर्स आर गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इन अ डिफरेंट मैनर. स्टेट such as Assam, now there is example Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special power under certain provisions of the Constitution of India, Article 371. Now there is some states given. These all states have got the special power. कौन से आर्टिकल के अंदर आ रही है? 371. Due to their peculiar social and historical circumstance, क्योंकि उनका जो सोशल और हिस्टोरिकल जो सर्कमटेंस था वो स्टार्टिंग से डिफरेंट था. These special powers are especially enjoyed in the relations to the protection of the land rights of the indigenous peoples, their culture, and also preferential employment in the government services. Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or houses here. यहाँ पे नहीं, हमने जम्मू कश्मीर के बारे में भी आप बात की थी. यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है जिनको भी स्पेशल राइट ना, ये 370 में आता है. और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 371 जो आर्टिकल है, इसमें इनको स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं. Similarly, special provision exists for the some other state of India as well. There are some units of Indian Union which enjoy very little powers. These are areas which are too small. Now we are talking about the union territories. These areas are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing state. ये एरियाज़ वो हैं जिनके जो बहुत इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकते, क्योंकि एरिया बहुत क्या होता है, स्मॉल होता है इनका, और ना ही वो किसी स्टेट में मर्ज होने के लिए तैयार है. दीज एरियाज़ लाइक द चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड द यूनियन टेरिटरीज. ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे. ऐसे एरियाज़ को क्या कहा जाता है? यूनियन टेरिटरीज. फाइन. Union territories. These territories do not have
पावर्स ऑफ अ स्टेट, इनको स्टेट की तरह पावर्स नहीं मिले हुए हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं, स्पेशल पावर्स, वो उस एरिया को रन करती है, यानी इसकी गवर्नमेंट को रन करती है। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो ये पावर शेयरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, किसके अकॉर्डिंग है? कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज टू दिस प्रोविज़न शेयरिंग अरेंजमेंट, किसमें चेंज करना बहुत ही क्या है? डिफ़िकल्ट है। नाउ हाउ कैन वी चेंज? द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट्स, पार्लियामेंट भी इसमें अपने आप चेंज नहीं कर सकती। एनी चेंजेस टू इट्स हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विच एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, दोनों ही हाउसेज पार्लियामेंट के उसे पास करेंगे एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीट्स, उसके बाद सारे लेजिस्लेचर्स जो हैं टोटल स्टेट के कम से कम हाफ लेजिस्लेचर्स होने चाहिए जो इसे रेटिफाई करेंगे कि ये जो भी चेंजेस हो रहे वो एप्लीकेबल है या नहीं, या कोई इशू तो नहीं है। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंशन। अब जुडिशरी का क्या काम है? रोल ऑफ जुडिशरी, ये क्वेश्चन बनता है, रोल ऑफ जुडिशरी, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? So come to this point, judiciary play important role overseeing the implementation and the constitutional provisions। वो ये देखती है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किसे? सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को, उसको वॉच करना। एंड द प्रोसिक्यूटर्स इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर, अगर डिवीज़न ऑफ पावर जो हमने बात की, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, कौन कोई भी डिस्प्यूट है, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन, तो उनकी डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा? हाई कोर्ट स्टेट में एंड सुप्रीम कोर्ट इन central level. The union and state government have the power to raise sources by the laying tax in order to carry on the government and responsibility assigned to each other। दूसरी तरफ जो भी टैक्सेस हैं और गवर्नमेंट जो लेती है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। फाइन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल में भी बताया था, इसको हम थोड़ा सा करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, दीज आर द सम लिस्ट यू कैन आइडेंटिफाई। फर्स्ट इज द पोखरण इन द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्ट इट्स द न्यूक्लियर टेस्ट लाइज इन राजस्थान। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वॉज अपोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट to nuclear policy. Could it prevent the government to Indian from the conducting the nuclear test? पोखरण जो राजस्थान में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो क्या राजस्थान की गवर्नमेंट उस टेस्ट को रोक सकती थी या वो अपोज कर सकती थी? दो क्वेश्चन है। नो, इट्स कम इन द यूनियन लिस्ट। सो नेशनल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर ही नहीं है कि वो क्या कर सके, उसे अपोज कर सके। दीज कम इन टू द union list, so it's related to the security of the country. Next is, suppose the government of the Sikkim plans to introduce new textbooks in this school, but union government does not like the style and the content of the new textbooks. In that case, does the state government need to take the permission from the union government before these textbooks can be launched? अब नाउ देखो, एजुकेशन का है यहाँ पे, तो दोनों की ही क्राइटेरिया में आता है ना, चाहे वो स्टेट है चाहे वो यूनियन लिस्ट है। सो कहीं ना कहीं दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। तो वो उनके लिए टेक्स्ट बुक जो है लॉन्च की है, जो करना चाहती है, तो उसके लिए उसे कहीं ना कहीं परमिशन लेनी पड़ेगी। Suppose the chief minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Odisha have the different policies on how their state policies should be respond to the Naxalis। यहाँ पे नक्सलीज के बारे में आया है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सभी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके चीफ मिनिस्टर ने अलग अलग पॉलिसी बनाई कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जाए, क्या पॉलिसीज़ बनाई जाए नक्सलीज के लिए। Can the Prime Minister of India intervenes the pass and order to all chief ministers will have to obey? तो क्या यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंटरफेयर कर सकता है या उन्हें कोई ऑर्डर दे सकता है?
जो चीफ मिनिस्टर को ओबे करने पड़े, नो। दिस रिलेटेड टू द स्टेट, यहाँ पर जो भी ये पॉलिसी है किससे रिलेटेड है, स्टेट से। तो स्टेट की सिक्योरिटी करना वो सब किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का। नाउ देयर इज़ अ मैप इन इंडिया इन 1947। देखिए किस तरह से पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी जिसमें कई सारे चेंजेस किए गए। फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। We will do this topic in next lecture. So students, revise these things. What are the list is there, and how is the judiciary works and all about. Thank you and have a